Hello everyone, I'm Harleen and welcome to my channel Chem Tribe. I hope you guys are fine. So in this video, we are going to discuss electronic configuration from chapter 2, class 11th, structure of atom. So पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था. हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर्स को यूज़ करके हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, एनर्जी एटसेट्रा फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं जो कि उन क्वांटम नंबर्स की नॉलेज को यूज़ करके की जा सकती है. किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें 3 रूल्स हैं जो हमें दिमाग में रखने चाहिए. हमारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है. जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शेल्स में या ऑर्बिटल्स में की जाती है तो इन 3 रूल्स को हमेशा फॉलो किया जाता है. सो we'll discuss the rules one by one and then we will move to the electronic configuration. तो सबसे पहले हमारे पास आता है अफबाउ प्रिंसिपल. इसको हम N+L रूल के नाम से भी जानते हैं. अफबाउ प्रिंसिपल का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब करनी है तो कुछ इस तरीके से करनी है कि जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे और जो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल होंगे. मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले ऑक्यूपाई करवाना है और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में ऑक्यूपाई करवाना है. अब बात ये आती है कि एनर्जी का पता कैसे चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है. इसीलिए हम इसको N+L रूल बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल की एनर्जी निकालने के लिए हम N और L वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. N वैल्यू क्या थी हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L वैल्यू वाज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है. वो न्यूमेरिकल वैल्यू एनर्जी डिस्क्राइब करेगी. तो जिसकी N+L वैल्यू छोटी है मींस उसकी एनर्जी कम है और जिसकी N+L वैल्यू ज़्यादा है मींस एनर्जी ज़्यादा है. तो अगर हम N+L से एनर्जी निकाल लें तो हम ये बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा, और फिर उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं. वी कैन डिसाइड कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और किस में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आती है वो ये आती है कि कई बार दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की जो ऑर्बिटल्स डिफरेंट सबशेल को बिलोंग करते हैं उनकी एनर्जीज भी सेम आ जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम आ जाती हैं. तो फिर क्या किया जाए? फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम वो वाला ऑर्बिटल पहले फिल करते हैं जिसकी N वैल्यू छोटी हो. जिसकी N वैल्यू छोटी होगी वो पहले फिल होगा और जिसकी N वैल्यू बड़ी होगी वो बाद में फिल होगा. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 2p ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल. 2p ऑर्बिटल के लिए देखो 2 से ही पता लग रहा है कि N की वैल्यू 2 है और p मीन्स L की वैल्यू 1 है. तो जब हम N+L करेंगे तो मीन्स 2 + 1 इट गिव्स 3. सिमिलरली अगर मैं 3s ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल रही हूँ तो वो भी 3 आती है. क्यों? क्योंकि शेल नंबर 3 है, N = 3 एंड L की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है. सो 3 + 0 = 3. दैट मीन्स 2p और 3s ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम वो वाला ऑर्बिटल पहले फिल करेंगे जिसकी N वैल्यू छोटी है. N वैल्यू छोटी किसकी है? 2p ऑर्बिटल की. सो 2p विल बी फिल्ड फर्स्ट एंड देन वी विल फिल 3s ऑर्बिटल. आपके सामने एक चार्ट है, आप उस चार्ट को देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि हमने ऑर्बिटल्स को किस तरीके से लिखा हुआ है और हम किस तरीके से एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होगी.
ये जो चार्ट मिला है हमें, ये n+l को यूज करके ही बनाया गया है, सो दैट हमें हर बार n+l को फाइंड आउट करके ना देखना पड़े। इंस्टेड इफ वी नो दिस चार्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा इस चार्ट को यूज करके ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर सकते हैं। So this was our Aufbau principle. Now let's move to other principle, जिसको हम बोलते हैं Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle का ये कहना है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं दो, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उनका स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा। If one is having spin is equals to +12, the other will have the spin is equals to -12. बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी या कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। अगर उसकी n वैल्यू सेम है, l वैल्यू भी सेम है, m वैल्यू भी सेम है, इन द एंड वी विल हैव s वैल्यू, जिसमें अगर एक +12 है तो दूसरी ऑटोमेटिकली -12 हो जाएगी। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इफ वन इज क्लॉकवाइज another will be anti-clockwise. So this is Pauli's exclusion principle, and the last one is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity कहता है कि अगर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स में, so we know that 3s corresponding have 3 orbitals. जो 3p सबशेल होगा, it will have 3 orbitals, और सभी डीजेनरेट हैं, सबकी एनर्जी सेम है। ये चीज हमने क्वांटम नंबर्स में डिस्कस की थी। अब अगर सबकी एनर्जी सेम है, तो अगर जब मैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूंगी तो किसी भी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, किसी भी एनर्जी वाले में जा सकता है, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहले सभी ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड हों, उसके बाद हम पेयरिंग करनी शुरू करें। हम सीधा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल नहीं कर सकते, जैसे कि 2p 3p कुछ भी ऐसा है जिसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में जाएगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन दोबारा से पहले ऑर्बिटल में जाके क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। So we cannot pair the electrons until and unless we have all the orbitals singly occupied. This is what Hund's rule of maximum multiplicity says. अगर एक ऑर्बिटल में या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को डिस्क्राइब करना है हमने, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप तभी होंगे जब सभी ऑर्बिटल्स में, सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने आफबाउ का चार्ट एक जगह पे बना लिया होगा, और अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप पहले बना लीजिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो इन द चार्ट वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 1s orbital is going to be filled, and then we will fill 2s orbital. After 2s we will fill 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, 4p, 5s and so on. हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमें बस 4s के बाद 3d तक चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ही करने हैं। इसके अलावा जो भी आएगा वो हम हायर लेवल्स में पढ़ लेंगे, लेकिन in this class you just have first 30 elements.
So we should know the trend up to 3D only. पहले 1s फिल करेंगे, फिर 2s करेंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2p जब कम्प्लीटली फिल हो जाएगा फिर 3s में भेजेंगे, 3s जब कम्प्लीटली फिल हो जाएगा देन 3p विल बी ऑक्यूपाइड, देन 4s, देन 3d, देन 4p एंड सो ऑन. तो अब पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन का एक है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर 1 मीन्स कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करवाना है बस. सो दैट विल बी ऑक्यूपाइड इन 1s ऑर्बिटल, 1s 1. देन एटॉमिक नंबर 2 हीलियम पे आ जाते हैं. हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 का मतलब वी हैव टू ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल. सो 1s2 हो जाएगा क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. देन लेट्स मूव टू एटॉमिक नंबर 3 लीथियम. अब लीथियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1s में चले ही जाएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में, क्योंकि 1s तो कम्प्लीटली फिल हो चुका है. s और s सबशेल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हमने फिल कर दिए. अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा. सो दैट विल बी योर 2s. Similarly, beryllium, atomic number 4, we will get 1s2, 2s2. Now 2s2 is also fully occupied. अब 2s के बाद अगर हमने नया इलेक्ट्रॉन कहीं पे ऐड करवाना है तो वो कहाँ पे होगा, 2p में होगा. And p subshell can accommodate 6 electrons at maximum. तो फिर बोरोन के केस में 1s2, 2s2, 2p1. कार्बन के केस में 1s2, 2s2, 2p2. नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3 एंड सो ऑन करते जाएंगे. नियॉन की क्या बन जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6. अब 2p6 भी फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है. तो अब हम कहाँ चले जाएंगे, 2p के बाद कौन फिल हो सकता है अफबाउ चार्ट के अकॉर्डिंग, 3s. तो 3s में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे. सोडियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. And in case of magnesium, it will become 3s2. Again, 3s fully occupied हो चुका है. नया इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने के लिए नया ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है विच विल बी 3p. ऐसे ही 3p में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. तो एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन, वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 3s2, 3p1. सिलिकॉन की बनेगी 3s2, 3p2 एंड सो ऑन. आर्गन की बनेगी 3s2, 3p6. पोटाशियम, कैल्शियम के लिए फिर से नए इलेक्ट्रॉन्स एंटर करवाने के लिए नया ऑर्बिटल चाहिए. तो वो कौन होने वाला है, 4s. बिकॉज वी नो दैट आफ्टर 3p 4s इज फिल्ड, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है. तो 4s1 आएगा इन द केस ऑफ पोटाशियम एंड इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम वी विल हैव 4s2. अब देखो आप बाउ चार्ट में 4s के बाद क्या फिल हो रहा है, 4s के बाद फिलिंग हो रही है 3d की. एंड d कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसकी 5 ओरिएंटेशंस पढ़ी थी हमने d ऑर्बिटल की. तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज 3d1, 3d2, 3d3, 3d4 and so on till 3d10, right? But there's 2 exceptions in this case. ठीक है. Now look at atomic number 24, chromium. अगर हम क्रोमियम की कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या बनती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. लेकिन यहाँ पे क्या लिखी गई है, 3d5, 4s1. मतलब ये हुआ कि s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया p की तरफ, s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया d की तरफ, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया, जिस वजह से इस कन्फिग्रेशन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई.
Similar is the case of copper, atomic number 29. कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d9 और 3d9 4s2, but it is written 3d10 4s1. This is because 4s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया 3d में. अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है टू अटेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब हमारा s का इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो जाता है तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारा एलिमेंट जो है वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है. अब स्टेबल क्यों हो जाता है वो देखते हैं. जब s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो s वॉज कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? क्रोमियम के केस में 3d4 थे और कॉपर के केस में 3d9 थे, राइट? लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट किए फ्रॉम s टू द d ऑर्बिटल, व्हाट हैपेंड? s जो था वो हाफ फिल्ड हो गया. 2 आ सकते थे उसमें, एक है, राइट? अब 3d5 में देखें, अगर 3d में आ कितने सकते हैं? 10. क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 3d5, राइट? सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉपर 3d9 थे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया तो बन गई 3d10. जो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती हैं. तो जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों केसेस में s जो है वो हाफ फिल्ड होता जा रहा है, और क्रोमियम के केस में d हाफ फिल्ड है और कॉपर के केस में d फुल्ली फिल्ड है. So fully filled and half filled configurations are always more stable than any other configurations. इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं. अब बात कर लेते हैं कि इतना तो समझ में आया कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, लेकिन क्यों? वो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, राइट? द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट्स चेंज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर. तो उस जगह पे डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स टेक प्लेस, और जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिक्रीज आएगा तो वो स्टेबल होते जाएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी. किसी भी चीज की जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम, और जितनी एनर्जी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा. जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे तो वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिक्रीज आएगा. ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिक्रीज आने की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. वैसे भी आप देखो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और आपकी जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो ज्यादा सिमेट्रिक होती हैं. सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी. सो दीज वर द 2 रीजंस कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों होती हैं. तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. फर्स्ट 30 एलिमेंट्स विल बी मोर देन इनफ. और पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो यूजुअली क्रोमियम या कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखने को ही बोलते हैं. सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल बिहेवियर है, और उस एक्सेप्शनल बिहेवियर का रीजन फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है. इसके अलावा आपको रूल्स डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. स्टेट n+l रूल, स्टेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या व्हाट डज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी डिस्क्राइब्स, या फिर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर इज कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की स्टेबिलिटी के रीजंस दो. सो दीज वर द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, स्पेशली इन योर essays or your first semester exams. So आप इस चीज को पढ़ लीजिए अच्छे से. अगर कोई प्रॉब्लम है कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी रूल में, then you can ask me in the comment section.
थैंक यू सो मच।